हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 में हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा था हियरिडिटी एंड इवोल्यूशंस में आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें आज हम देखेंगे उत्क्रांति अर्थात इवोल्यूशंस। इवोल्यूशंस का मतलब क्या होता है, तो चलिए देखते हैं इवोल्यूशंस का मतलब क्या होता है। इवोल्यूशन जो होता है वह सजीवों में अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन अर्थात ग्रेजुअल चेंजेस जो होता है उसे हम इवोल्यूशंस कहते हैं। इवोल्यूशंस अर्थात सजीवों में बहुत ही धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन अर्थात ग्रेजुअल चेंजेस जो लगातार हो रहा होता है। यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी एवं सजीवों के विकास के लिए डेवलपमेंट के लिए करने वाली प्रक्रिया है, ताकि सजीवों का विकास हो सके, वह आगे बढ़ सके और उनमें बहुत सारे नए कैरेक्टर उत्पन्न हो सके, उसके लिए इवोल्यूशंस होता है। अंतरिक्ष अर्थात स्पेस में ग्रह तारों स्टार प्लैनेट से लेकर पृथ्वी पर उपलब्ध अर्थात प्रेजेंट सजीव सृष्टि का अर्थात बायोस्फीयर में होने वाले परिवर्तन के अनेक चरणों का विचार उत्क्रांति में अध्ययन करना आवश्यक है। स्पेस में जो परिवर्तन हो रहे हैं, स्टार और प्लैनेट में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उससे लेकर पृथ्वी पर जो भी सजीव सृष्टि अर्थात बायोस्फीयर प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनके अंदर जो परिवर्तन होता है वह इवोल्यूशन में ही अध्ययन अर्थात स्टडी किया जाता है। प्राकृतिक चयन अर्थात नेचुरल सिलेक्शंस की अनुक्रिया अर्थात जो रिस्पॉन्स होता है उसके लिए सजीवों के किसी एक वर्ग अर्थात स्पीसीज के विशिष्ट लक्षणों अर्थात स्पेसिफिक कैरेक्टर में अनेक पीढ़ियों अर्थात सेवरल जनरेशंस तक परिवर्तन होने के कारण अंत में जो नई अर्थात न्यू स्पीसीज नई प्रजातियों का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम इवोल्यूशंस अर्थात उत्क्रांति कहते हैं। प्राकृतिक चयन की अनुक्रिया अर्थात नेचुरल सिलेक्शंस में जो रिस्पॉन्स होता है उसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर अर्थात विशिष्ट लक्षणों को चुना जाता है और उसे दूसरे जनरेशन अर्थात सेवरल जनरेशन अनेक पीढ़ियों में उसका जनरेशन में चेंजेस हो रहा होता है और उससे जो एक नई प्रजाति का निर्माण होता है, जो नई स्पीसीज बनती है, उसे ही हम इवोल्यूशंस अर्थात उत्क्रांति कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। करीब करीब 3.5 अरब अर्थात 3.5 बिलियंस 3.5 अरब अर्थात 3.5 बिलियंस वर्ष पूर्व अर्थात 350 करोड़ वर्ष पूर्व 350 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के सजीवों अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व अर्थात एग्जिस्टेंस नहीं था। यानी 3.5 बिलियंस पहले 350 करोड़ वर्ष पहले जो है सजीवों का हमारे पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी अस्तित्व अर्थात एग्जिस्टेंस नहीं था। ये वाला पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि कब लिविंग ऑर्गेनिज्म का पृथ्वी पर कोई भी अस्तित्व नहीं था, वह ईयर कौन सा था, 3.5 बिलियंस अर्थात 350 करोड़ वर्ष पूर्व। शुरुआत में बहुत ही सरल तत्व अर्थात सिंपल कंपाउंड रहे होंगे। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हुई थी, जब सजीवों का बनना जब शुरुआत हुआ था, तब उसमें सरल तत्व उनके जो तत्व थे जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहे थे वह सिंपल कंपाउंड रहे होंगे। उनसे जैविक अर्थात जिसे हम ऑर्गेनिक बोलते हैं इंग्लिश में, तथा अजैविक अर्थात इनऑर्गेनिक प्रकार के सरल यौगिक अर्थात सिंपल कंपाउंड बने होंगे। शुरुआत में कैसे बने होंगे? सिंपल कंपाउंड बने। सिंपल कंपाउंड किससे बने? ऑर्गेनिक अर्थात जैविक से और तथा इनऑर्गेनिक अजैविक से ये सिंपल कंपाउंड बने होंगे। किससे? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से सिंपल कंपाउंड बने होंगे। इसी सरल तत्व अर्थात सिंपल कंपाउंड से धीरे धीरे जब सिंपल कंपाउंड बन चुका, तब धीरे धीरे जो सिंपल कंपाउंड था वह जटिल कंपाउंड अर्थात कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में परिवर्तन होने लगा। और उससे क्या बना? जब जटिल कंपाउंड अर्थात जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, तब क्या बना? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड अर्थात केंद्रक अम्ल का निर्माण हुआ। ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कब हुआ? जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अर्थात जब जटिल तत्व बना, तब ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हुआ, जो आज भी हमारे बॉडी में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है। तो ये क्या है? एक तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और सिंपल कंपाउंड शुरुआत में बने थे, बाद में उस धीरे धीरे वह जटिल कंपाउंड अर्थात कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेंजेस हुआ, उसमें परिवर्तन हो गया। ऐसे अलग अलग प्रकार के जैविक अर्थात ऑर्गेनिक तथा अजैविक अर्थात इनऑर्गेनिक पदार्थों के मिश्रण से मूल स्वरूप के प्राचीन कोशिकाओं
प्राचीन कोशिकाओं का मतलब क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव सेल्स, जो बहुत ही पुराने सेल्स होते हैं, जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण हुआ होगा। तो जो पुराने कोशिकाएं होते हैं वह किससे बने होंगे, वह सिंपल कंपाउंड से ही बने होंगे। जो बहुत ही पुरानी अर्थात प्राचीन कोशिकाएं होंगे अर्थात प्रिमिटिव सेल्स होंगे, वह इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन्हीं पदार्थों के मिश्रण से बने होंगे। अब आगे देखते हैं, प्रारंभ में आसपास के रसायन अर्थात केमिकल्स का भक्षण कर उनकी संख्या में वृद्धि हुई होगी। यानी प्रारंभ में जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हो रही थी तो उनके आसपास जो भी केमिकल्स थे उन्हीं केमिकल से वो भक्षण कर अर्थात उनका यूज करके उनकी संख्या में वृद्धि होगी, यानी वे अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाए होंगे, जिससे कोशिकाओं में बहुत थोड़ा अंतर आया होगा। जब वे केमिकल चेंजेस होते हैं, जब रसायनों का चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है, तब उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, उनमें क्या हुआ होगा, थोड़ा बहुत अंतर आया होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आया होगा। इसके कारण जब किसी कंपाउंड में चेंजेस आता है, जब परिवर्तन आता है, तब उससे क्या होता है कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत अनुसार, तब प्राकृतिक चयन के सिद्धांत अनुसार अर्थात प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की अच्छी वृद्धि हुई होगी। उसी के कारण जो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, यानी जो कैरेक्टर अच्छा होगा वही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में आएगा और उसे चयन कर लिया जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, तथा जो सजीव अपने आसपास की परिस्थितियों के साथ समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट कर पा रहे थे और स्टेब्लिश कर पा रहे थे, वही जो है उनका ही सिलेक्शन होगा, और जो नहीं कर पाएंगे उनका विनाश हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सजीव, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के परिस्थिति के अनुसार रह लेगा, अपने आप को ढाल लेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा अर्थात समायोजन कर लेगा, अपने आप को स्टेब्लिश अर्थात स्थापित कर लेगा, वही जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में आगे बढ़ पाएगा, उसी का विकास होगा। और जो नहीं कर पाएगा उसका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा। आज की तारीख में लें तो पृथ्वी पर वनस्पतियों एवं प्राणियों की करोड़ों प्रजातियां हैं। आज की तारीख में पृथ्वी पर जो है वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे हो गए, है ना, प्लांट्स हो गए, और प्राणियों अर्थात एनिमल्स की करोड़ों प्रजातियां हैं। उनकी कई सारी स्पीसीज हैं। उनके आकार अर्थात शेप हो गए, उनकी जटिलता अर्थात उनकी कॉम्प्लेक्सिटी में कई सारी विविधताएं अर्थात डाइवर्सिटी हैं। उनका शेप अलग अलग हो सकता है, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो बनाने की क्षमता है, जो अलग अलग होती है। और प्राणियों और वनस्पतियों में क्या हो सकता है, कोई एक कोष की हो सकता है, बहुकोष की हो सकता है। तो प्राणियों में क्या हो सकता है, एक कोष की जो है अमीबा होता है। क्या होता है, अमीबा। अमीबा एक प्रकार का एक कोष की प्राणी है, यूनिसेलुलर अमीबा होता है। पैरामीशियम ये भी क्या है, एक कोष की है। और महाकाय देव मछली तक का विस्तार दिखाई देता है। तो यूनिसेलुलर क्या हो गया, अमीबा, एक कोष की अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, महाकाय देव मछली अर्थात जियांट वेल तक का विस्तार दिखाई देता है। ये क्या है कि शेप और उनके कॉम्प्लेक्सिटी, इनके जो शेप होते हैं वह अलग अलग होते हैं, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी अर्थात जो जटिलता होती है, जो इनके केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वह क्या होते हैं, अलग अलग से बने होते हैं। इसलिए इनमें विविधताएं अर्थात विस्तार दिखाई देता है। पौधों अर्थात प्लांट्स में एक कोष की क्लोरेला। प्लांट्स में जो एक कोष की क्या होता है, क्लोरेला अर्थात यूनिसेलुलर क्लोरेला। एक कोष की क्लोरेला अर्थात यूनिसेलुलर क्लोरेला से लेकर बड़े बरगद के पेड़, एक कोष की से लेकर क्या हुआ कि बड़े बरगद के पेड़ अर्थात ह्यूज बनियान ट्री तक अनेक प्रकार के वनस्पतियों की प्रजाति पृथ्वी पर अवेलेबल है अर्थात विद्यमान है। यानी छोटे पौधे से लेकर बड़े पौधे तक की हमारे पृथ्वी पर क्या है कि यूनिसेलुलर से लेकर बड़े पेड़ अर्थात बड़े पौधे जो ह्यूज बनियान ट्री हैं वहां तक की प्रजातियां जो है, कई सारी प्रजातियां पौधों के भी हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है, पृथ्वी पर सभी जगह इक्वेटर, जैसे इक्वेटर हो गया, हमारे जो पृथ्वी है उसमें क्या होते हैं, इक्वेटर और पोल्स होते हैं। ठीक है, इक्वेटर और पोल्स पर क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी पर सभी जगह अर्थात विषुवत रेखा जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और ध्रुवों, क्या दो ध्रुव होते हैं, पोल्स होते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं। ठीक है, दो ध्रुव अर्थात ध्रुवों को हम पोल्स बोलते हैं। तक सजीवों लिविंग ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व दिखाई देता है अर्थात इक्वेटर पर भी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं और पोल्स पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देते हैं। हवा, पानी, जमीन,
अर्थात एयर, वाटर एंड लैंड, अर्थात इसके बाद पत्थर आदि जगहों पर भी सजीव दिखाई देते हैं। चाहे वह हवा में हो, वहां भी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, वाटर में भी दिखाई देते हैं, पानी में भी दिखाई देते हैं, लैंड अर्थात जमीन में भी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, पत्थर अर्थात रॉक, वहां पर भी हमें सजीव दिखाई देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। प्राचीन काल, अति प्राचीन काल अर्थात एंशियंट पीरियड। अति प्राचीन का मतलब बहुत ही पुराना, बहुत ही पुराना, बहुत ही पुराना जो काल था अर्थात एंशियंट पीरियड था, उसमें मानव को पृथ्वी पर सजीवों अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण कैसे हुआ एवं उनमें विविधता कहां से आई होगी, इस विषय में उत्सुकता अर्थात क्यूरोसिटी बढ़ी। क्यूरोसिटी है, उन्हें जानने की इच्छा है। क्यूरोसिटी का, उत्सुकता का मतलब क्या होता है? क्यूरोसिटी, जानने की इच्छा है। अति प्राचीन काल अर्थात एंशियंट पीरियड से ही मानव को इस पृथ्वी पर जो सजीव हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ, उनमें कई सारे डिफरेंसेस अर्थात विभिन्नताएं कहां से आई होंगी, इस बारे में क्यूरोसिटी है, जानने की इच्छा है, जो कि आज हम जान चुके हैं लेकिन अभी उसे हमें पढ़ना है। जानने की इच्छा हुई तभी तो आज हम उसे जान पाए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। आज तक सजीवों का उदय और विकास अर्थात ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों का उदय और विकास, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से संबंधित कई सिद्धांत अर्थात थियरी प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से सजीवों की उत्क्रांति अथवा सजीवों का क्रम विकास, सजीवों का क्रम विकास जिसे हम इंग्लिश में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ बोलते हैं, यह सिद्धांत सर्वनाम एक्सेप्ट किया गया। जब सजीवों का विकास होने लगा, जब धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होने लगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तब वहां पर एक थियरी प्रस्तुत किया गया, कई सारे थियरी, कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, लेकिन उसमें से जो जिसको एक्सेप्ट किया गया वह क्या था? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इस सिद्धांत को अर्थात इस थियरी को एक्सेप्ट किया गया। सजीवों की उत्क्रांति अर्थात ओरिजिन अथवा सजीवों का क्रम विकास, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, सजीवों का क्रम विकास मतलब धीरे धीरे लाइफ का जो है अलग अलग रूप आता गया, अलग अलग सिद्धांत आते गए, लेकिन जिस सिद्धांत अर्थात जिस थियरी को एक्सेप्ट किया गया वह क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थात ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ बोल सकते हैं या फिर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ हम हिस्ट्री के पन्नों को देखते हैं। यहां तक हमने देखा कि अभी तक किस तरह से इवोल्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए। इवोल्यूशन से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ, जिससे उनके डेवलपमेंट में भी फर्क पड़ा, जिससे वे नई स्पीसीज को बना सके। वह किसका था? इवोल्यूशन की वजह से था। अब हम कुछ हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। सजीव सृष्टि के निर्मित के विषय में अनेक धर्म गुरुओं ने, दार्शनिक ने अपने अपने विचार लिखकर रखे हैं। भारतीय, चीनी, रोमन, ग्रीक ऐसी सभी संस्कृतियों में सृष्टि के निर्माण के विषय में गहन विचार किया गया है। ग्रह हो गए, तारों, पंच महाभूतों, सजीव सृष्टि आदि के विषय में विविध प्रकार की जानकारी उस संस्कृति में काव्य, कथा, ग्रंथ में लिखी हुई है। यानी जो सजीव सृष्टि में जो भी घटित हुआ है वह हमारे जो काव्य रचनाएं हैं, उनमें जो ग्रंथ हैं, उसमें ये सभी जानकारी पहले से ही लिखी हुई है। अ पीक इनटू हिस्ट्री। मेनी फिलोसफर्स जिसे हम धर्म गुरु बोलते हैं या फिर दार्शनिक, फिलोसफर्स का मतलब क्या हो जाएगा? दार्शनिक हिंदी में। एंड रिलीजियन स्कॉलर्स हैव देयर व्यू अबाउट इंफॉर्मेशंस ऑफ लाइफ। There seem to be a throughout discussions over the formation of universe, यानी यूनिवर्स हमारा कैसे बना। इन a various culture like Indian, कई सारे कल्चर हुए। कल्चर्स का मतलब क्या हो गया? कई सारे संस्कृति। कल्चर का मतलब क्या हो जाएगा? उनकी संस्कृति कैसी थी। इंडिया की हो गई, चाइनीज, रोमन, ग्रीक की सभ्यता। वेरियस कल्चर्स हैव नोटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्लैनेट्स, यानी उन प्लैनेट्स के बारे में, उन कल्चर्स के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। स्टार्स, प्लैनेट्स, स्टार एंड पंच महाभूत, लिविंग ऑर्गेनिज्म ईटीसी इन फॉर्म ऑफ पोएट्री, स्टोरीज एंड रिलीजियस आर स्केयर्ड बुक्स। किसके फॉर्म में दी गई है? संस्कृति में काव्य के रूप में, कथा के रूप में और ग्रंथ के रूप में जो है लिखी गई है। ग्रंथ के रूप में क्या किया गया है? लिखा गया है। तो चलिए ये था हमारा इवोल्यूशंस। आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको टॉपिक पता चल जाएंगे। तो चलिए यहाँ तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने साइंस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।